Okay, Ji. First of all, let's recall few things from previous lecture. Um, would you like to tell me what are different sources of calcium? What are the different sources of calcium? Ji. Okay. What is the role of vitamin D in calcium absorption? Okay. What is the role of vitamin D in phosphorus absorption? Okay. In kidneys, what is the differentiating point among um, the calcium and phosphorus as far as parathyroid hormone is concerned, or parathormone is concerned? Yes. What does it do? It increases the resorption of calcium and decreases the absorption of phosphate. Very good. What is the role of calcitonin? Calcitonin is a hormone that is secreted by a thyroid gland. What is the role of calcitonin on calcium regulation? ठीक है. Okay. Okay, बेटा. ठीक है. ठीक है. Thank you. Okay, let's have a look on few electrolytes that is also to be covered in the mineral section. इसके अंदर सोडियम आ जाएगा, इसमें क्लोराइड आ जाएगा, इसके अंदर पोटेशियम आ जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ ये हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हमें मिनरल्स के साथ कवर करनी है. लेट्स स्टार्ट विद द सोडियम टुडे. ठीक है, होपफुली विल बी डन विद सोडियम, क्लोराइड एंड प्रोबेबली पोटेशियम. ठीक है, आज के दिन में कोशिश करेंगे ये तीन कवर हो जाए ताकि वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिनरल्स. ओके जी. बॉडी कंपार्टमेंट्स, आपको बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स का पता है. इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है. एज फार एज सोडियम इज कंसर्न्ड, इट इज द चीफ कैटाइन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट. ECF का पार्ट है. इट्स अ चीफ कैटाइन ऑफ ECF, ये याद रखना है. इन कंपैरिजन अगर आप पोटेशियम चल के पढ़ेंगे तो वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का चीफ कैटाइन होता है. ठीक है. टोटल बॉडी सोडियम इज समवेयर अराउंड 4000 मिली इक्वल्स, जिसके अंदर अगर उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड इन बोन्स, दैट इज 50% ऑफ द टोटल. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 40%. और जो रेस्ट 10% रह गया, दैट इज फाउंड इन सॉफ्ट टिश्यूज. ठीक है, तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन इसकी आपको पता होनी चाहिए सोडियम की. आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर, कौन कौन से रीजन्स के अंदर कितना सोडियम पाया जाता है. ठीक है जी. बोन्स के अंदर 50% है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर 40% है, और 10% ऑफ द टोटल इज फाउंड इन सॉफ्ट टिश्यूज. सोर्सेज, जो रोजमर्रा में आप टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, द कॉमन सॉल्ट दैट इज यूज फॉर कुकिंग, आई मीन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, जो भी खाने पीने की चीज़ों में आप रोजमर्रा में टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, दैट इज आई मीन दैट कंसिस्ट ऑफ सोडियम. उसके अंदर रेशो का पता होना चाहिए. अगर आप टोटल NaCl की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 ग्राम्स ऑफ NaCl की बात करें तो उसके अंदर से तकरीबन 4 ग्राम्स इज सोडियम. ठीक है. whereas the rest 6 grams is could be chloride or other salts. ठीक है. Electrolytes. ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए आपको कि 10 ग्राम्स अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं NaCl को, तो उसके अंदर 4 ग्राम्स जो है वो सोडियम होता है.
सोर्सेज जो इसकी जो कंसिडर की जाती हैं, जो गुड सोर्सेज हैं सोडियम की, दीज इंक्लूड ब्रेड्स, होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स, एग्स एंड मिल्क। मतलब अंडा, डबल रोटी और दूध, जो टिपिकल नाश्ता होता है हमारा, ठीक है। दूध कई दफा चाय की फॉर्म में कंज्यूम की जाती है। तो आई मीन यू हैव सीन द पास्ट when we were studying vitamins and earlier the few minerals which we have covered so far. तो नाश्ता कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट, सही है। तो ट्राई टू कंज्यूम एग्स, ब्रेड, मिल्क इन योर ब्रेकफास्ट ऑन डेली बेसिस। कुछ लोग स्किप कर जाते हैं, जल्दी लेट उठते हैं, जल्दी जाना होता है उसकी वजह से। मगर ट्राई नॉट टू स्किप द ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टर का काम करता है ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो द आई मीन इट ओन्स इट्स इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ। ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना है, ठीक है। और कोशिश करनी है उसके अंदर जो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो जो अच्छे आपको मिनरल्स एंड वाइटामिन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपने कंज्यूम करना है। Okay, let's discuss about absorption. बड़ा आराम से जीआईटी ट्रैक्ट से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और बिल्कुल बहुत ना होने के बराबर, less than 2% इज नॉर्मली फाउंड इन फीसेस। तो आपके स्टूल के अंदर सोडियम एज सच बहुत लिमिटेड अमाउंट के अंदर एक्सक्रीट आउट होता है। रेस्ट ऑफ इट इज गेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है। डायरिया फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टेट, ठीक है। डायरिया इज अ पैथोलॉजी, डायरिया इज अ प्रॉब्लम विच एनीवन कैन फेस। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसमें डायरिया हो सकता है, ठीक है। जीआई डिस्टर्बेंस हुआ है किसी किस्म का भी, कोई जीआई डिसऑर्डर है, उसके अंदर डायरिया कैन बी अ लीडिंग कंप्लेंट। अच्छा, उस कंडीशन के अंदर जो डायरिया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स इज इंक्रीज्ड, इसके अंदर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सोडियम इज लॉस्ट इन फीसेस, ठीक है। हम नॉर्मली बात करेंगे तो इट्स लेस देन हार्डली 2%। और अगर आप डिजीज स्टेट की बात करें स्पेसिफिक, अगर आप डायरिया की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सोडियम फीसेस के अंदर, अगर आप जो स्टूल टेस्ट करवाओ तो उसके अंदर आपको सोडियम ज़्यादा मिकदार में मिलेगा। ओके, ऑस्मोटिक डायरिया, हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म बिफोर? Have you got any idea about what is osmotic diarrhea? जी बताएं। जी, क्या हुआ वॉइस को? इज इट नॉट क्लियर? जी अफरा, वॉइस का आपने मैसेज लिखा हुआ है, वॉइस इज नॉट क्लियर। कैन यू हियर मी? Okay, okay. Afra, you okay? Few people are saying it's clear. Afra, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करेंगे। There's a possibility कि आपके एंड के ऊपर शायद थोड़ा सा इंटरप्शन आ रही है, क्योंकि 2 3 4 लोगों ने कहा इट्स क्लियर। सो आप आपको आवाज अगर क्लियर आ रही है तो वी मूव ऑन। जी अफरा। जी वेरी गुड, अरूज ने अच्छा आंसर किया है। लूज फेसेस विद मोर वाटर लॉस, ये तो बेटा हर हर किसी डायरिया के अंदर होता है। एमन ने आंसर किया है ज्यादा वाटर लॉस होगा फीसेस के अंदर, ओके। ये तो ऑलमोस्ट हर डायरिया के अंदर वाटर ज्यादा निकलता है, ओके। ऑस्मोटिक डायरिया का मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस में आना चाहिए आपके। टू मच वाटर इज ड्रॉन इनटू बाउल्स इफ अ पर्सन ड्रिंक सॉल्यूशंस। वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर। इज़ा ने बहुत अच्छा आंसर किया है, ठीक है। Okay, G, let's have a look on osmotic diarrhea. It results from the presence of osmotically active, poorly absorbed solutes in the bowel lumen that inhibit normal water and electrolyte absorption. ठीक है?
ऑस्मोसिस का पता है ना आपको? ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है? whenever there will be more solutes in the lumen, वो विड्रॉ करेंगे वाटर, वो एब्जॉर्ब करेंगे वाटर फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है, अपने साथ असिस्ट करेंगे। उनकी उनकी प्रेजेंस जो होगी इन द ल्यूमन, दैट वुड अट्रैक्ट मोर वाटर टुवर्ड्स द ल्यूमन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if a person drinks solutions with excessive sugar or excessive salt, these can draw water from the body into the bowel and cause osmotic diarrhea. अच्छा, एक तो हमने एक स्टेट बात कर ली, स्टेट की बात कर ली कि जी somebody drinks anything with the excessive sugar or excessive salt, उसके अंदर ऐसा होगा। There are certain type of infections which can lead to osmotic diarrhea as well, ठीक है। उसके अंदर कुछ वायरल इन्फेक्शंस आ जाती हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाती हैं, कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शंस आ जाती हैं। वो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, उसको ऑल्टर करती हैं जाके। जो एनवायरनमेंट होती है आपके बाउल की, उसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। उन चैनल्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं जहां से वाटर की एब्जॉर्प्शन होनी है या सोल्यूट्स ने रीअब्सॉर्ब होना है, ठीक है। तो आपके ज़हन में ये भी होना चाहिए कि अदर देन द नॉर्मल सिचुएशन वेयर यू ड्रिंक anything with the excessive sugar or excessive salt, there are certain type of infections which can be viral, which can be bacterial, which can be parasitic in nature. These are also can cause osmotic diarrhea, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं ऐसी सिचुएशंस के अंदर जहां इन्फेक्शन होती है? दैट इज यूजुअली कंटामिनेटेड वाटर और समटाइम्स फूड एज वेल, ठीक है। तो बेसिकली ये इन्फेक्शियस डायरिया की टर्म यूज होगी। tea affect kidneys, is it true? And tea also diminish calcium in milk, so not good for health. Yeah, many people say a lot of things. We need to study it in detail. Would it be a good idea कि आप इसको गूगल करके कुछ रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करो और उसके बाद उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी स्टडी करो, क्योंकि ये टी के ऊपर काफी रिसर्च हुई हुई है। अब आई मीन देखो, आप आई मीन देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ टीज। आप कौन सी टी की बात कर रहे हो, ठीक है। some teas may produce beneficial effects on your body, whereas other teas are not considered to be so good. तो अब आम चाय की टपाल दानेदार की बात कर रहे हैं या लिप्टन की बात कर रहे हैं, ये जो आम रोजमर्रा में? ओके, ओके, देखना पड़ेगा। आई मीन बिकॉज इट्स नॉट अ टॉपिक फॉर टुडे, तो मैं एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। टी के बारे में डेफिनेटली आई विल फाइंड इट आउट फॉर यू। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में, शाहिद ने पूछा है 141, ओके, इसमें 3-4 आर्टिकल्स आप भी खुद डाउनलोड करो या उसको ऑनलाइन जाके स्टडी करो, एंड आई विल डू इट एज वेल। और नेक्स्ट जो कल कल हमारा लेक्चर होगा 10 से 11 बजे, उसके अंदर हम विल स्टार्ट ऑफ विद इट। हाँ, जो जनरल परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन टी के बारे में, इट्स गुड फॉर हेल्थ, बट जो चाय के अंदर आप 4 चम्मच चीनी डाल के पीते हैं ना, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। आइडली क्या है, जो एडवाइजेबल होता है वो ये होता है कि कोई किसी किस्म का भी आपने कावा या टी पीनी है तो आप उसको मिल के बगैर पियो, ठीक है। मगर ऑब्वियसली ये जो आम चाय होती है वो मिल के बगैर नहीं पी, गोरे पीते हैं ब्लैक टी के नाम से, ठीक है। कॉफी भी वो विदाउट मिल्क पीते हैं, ठीक है। तो उसके सर्टेन, आई मीन डिपेंड्स ना, आप कौन सी टी पी रहे हो, ठीक है। वो एक वो ग्रीन कावा पी रहे हो, कौन सी कश्मीरी टी पी रहे हो, ये जो आपकी जो लोकल आपको मिलती है यहाँ, ये जो ब्राउन वाली होती है, जो जो रेगुलर रोजमर्रा में हर जगह पे मिलती है, वो वाली पी रहे हो, ठीक है। हाँ, मे बी बेटा, but मैं इसको डेफिनेटली देखो, today's topic is not a diarrhea, we are studying sodium, and in reference to sodium we are discussing osmotic diarrhea. टी के बारे में I will find out, और मैं आपको कल के लेक्चर में इसके बारे में शुरू में I will take 2 or 3 minutes in the beginning और इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इज इट ओके मोहम्मद हसीब? और गिव मी सम टाइम, अभी अभी क्योंकि वो फिर लेक्चर का टाइम वेस्ट हो जाएगा। आई कैन फाइंड इट ऑनलाइन अभी भी या किसी बुक्स रेफरेंस से, ठीक है। मुझे चाय पीने का इतना शौक नहीं है, इस वजह से मैंने इतनी कभी रिसर्च की नहीं चाय के ऊपर, ठीक है। ओके, ओके, आई थिंक इसको हम कल कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ रेलिवेंट थिंग टू डिस्कस राइट नाउ, मगर ऑब्वियसली यू हैव अ क्वेश्चन एंड आई एम हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस टुमारो इंशाल्लाह। गिव मी सम टाइम।
ओके जी, प्लाज्मा सोडियम लेवल्स। नॉर्मल कंसंट्रेशन की जो आपके प्लाज्मा के अंदर या सीरम के अंदर एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर ही रहनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। इसकी कंसंट्रेशन इससे कम हो जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिक स्टेट बोलते हैं उसको, हाइपोनेट्रीमिया। और अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो उसको आप हाइपरनेट्रीमिया बोलते हो, और वो बोथ बोथ ऑफ द स्टेट्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है। 135 से लेके 145 मिली इक्वल्स पर लीटर इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द प्लाज्मा। एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस हार्मोन ऑलरेडी। दिस इज, आई मीन, ये निकलता कहाँ से है? दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। आपको पता है ना, एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स का एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल मेडल्ला होता है। कॉर्टेक्स के आगे फिर जोन्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, और फिर सेंटर के अंदर मेडल्ला होता है उसका। मेडल्ला से खास किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, और कॉर्टेक्स जो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। सो एल्डोस्टेरॉन बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है, ठीक है। और बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द प्लाज्मा लेवल ऑफ सोडियम। लेट्स हैव अ लुक ऑन बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ सोडियम। ठीक है, हमें पता होना चाहिए सोडियम एक खास कंसंट्रेशन के अंदर, जो अभी पीछे बात की 135 से लेके 145 मिली इक्वल्स आपके प्लाज्मा का पार्ट होना चाहिए। इसकी रेंज इसके दरमियान में फॉल करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? बिकॉज इट हैज सो मेनी फंक्शंस इन द बॉडी टू परफॉर्म। नंबर वन इज इट असिस्ट इन रेगुलेशन ऑफ बॉडीज एसिड बेस बैलेंस along with H ion। ठीक है, आपका जितना भी एसिड बेस बैलेंस चल रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बफर सिस्टम्स, ठीक है, इसके अंदर सोडियम का रोल है, ठीक है, स्पेसिफिकली एच आयंस के साथ। इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, नेसेसरी फॉर द नॉर्मल मसल इरिटेबिलिटी एंड सेल परमेबिलिटी। ठीक है, मसल के अंदर क्या रोल होता है इसका? एनी आइडिया कैसे इफेक्ट करता है ये मसल की कंट्रैक्शन को, इरिटेबिलिटी को? जी, एनी आइडिया मसल के अंदर क्या काम करता है ये? सोडियम क्यों जरूरी है? कंट्रैक्शन करता है। हैव यू हर्ड अबाउट कैल्शियम? कैल्शियम भी तो कंट्रैक्शन करता था। सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा एनी 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 अदर बेटर आंसर? ये भी ठीक है, ये सही आपका है, मगर ठीक है कैसे? थोड़ा माइक्रो लेवल, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा माइक्रो लेवल पे बताएंगे, लेमैन क्यों जाए। ओके, जितने भी ओपन अप चैनल्स होते हैं इन इन योर मसल फाइबर, होता क्या है, देयर इज अ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है, इनटू द साइटोप्लाज्म बेसिकली ऑफ द मसल फाइबर। जब ये इन्फ्लक्स होता है तो ये एक मैसेज या सिग्नल कंडक्ट करता है, सिग्नलिंग का काम करता है विद इन द मसल फाइबर टू ट्रिगर द रिलीज ऑफ स्टोर्ड कैल्शियम आयंस। ठीक है, सो असिस्ट कर रहा होता है कैल्शियम आयंस को। ठीक है, जब भी ओपन ओपन अप होंगे चैनल्स, ठीक है, उनके अंदर साइटोप्लाज्म, मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, एक्शन पोटेंशियल, वेरी गुड, और फिर आगे से असिस्ट करेगा, ट्रिगर करेगा फॉर द रिलीज ऑफ स्टोर्ड कैल्शियम आयंस। और इस तरह कैल्शियम आयंस जो होते हैं, दे आर एबल टू डिफ्यूज इनटू द मसल फाइबर एंड दे कॉज कंट्रैक्शन। ठीक है, सो ये हो गया। सेल में भी समवॉट सिमिलर मैकेनिज्म, ठीक है। तो सोडियम अगर नहीं है, हाइपोनेट्रीमिया है, तो फिर कैल्शियम की थोड़ी मुश्किल है खुद से आने के लिए। Okay, needed in intestinal absorption of glucose, galactose, and amino acids. Secondary active transport. Have you heard about glucose transporters? SGLT1, SGLT2. Renal region में भी होते हैं और आपकी intestine के अंदर भी, mucosa के अंदर भी होते हैं। जी, any idea? ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन यूजली जिस चैनल से होती है वो को ट्रांसपोर्ट हो रही होती है सोडियम के साथ, ग्लैक्टोज एंड अदर अमीनो एसिड्स एज वेल। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म हो रहा होता है। सोडियम लाजमी है,
वरना ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी. ठीक है. नेसेसिटी फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग हार्ट बीट. हार्ट बीट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सोडियम विद द हार्ट? कभी सुना है आपने जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, हाइपरटेंशन होती है, उनको सोडियम मना किया जाता है, उनसे कहते हैं लो सॉल्ट डाइट लेनी है आपने या नो सॉल्ट डाइट लेनी है आपने. ये सुना होगा. आई मीन अगर किसी आपके अजीज़ो अकारब के अंदर किसी को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का इशू है, उसकी वो मेडिकेशंस लेते हैं और डॉक्टर को चेक करवाते हैं, वो लाजमी ये मशवरा ज़रूर दिया जाता है कि आपने अब लो सॉल्ट डाइट लेनी है, आपने तेज़ नमक नहीं इस्तेमाल करना खाने के अंदर. क्यों? As a doctor, you should know the reason. It concentrate the blood. Okay. Okay. And any other answer? अच्छा जी, और इसके अलावा? Okay. Ji. In short, very very nice answer. Rule number 3 increases the blood pressure. How? Basically, whenever there's an increased sodium level in your blood, it will increase the blood pressure by making the walls of the vessels, या arteries in particular, more stiff. स्टिफनेस कॉज करती हैं आपकी आर्टरीज के अंदर. ठीक है. अगर अगर आप सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी आर्टरीज के अंदर स्टिफनेस प्रोड्यूस होगी. स्टिफनेस प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? योर हार्ट वुड नॉट बी एबल टू पंप योर ब्लड प्रॉपरली. ठीक है जी. इलास्टिसिटी डिक्रीजेस एंड स्टिफनेस इंक्रीजेस. आपकी बॉडी के अंदर इतनी स्टिफनेस अगर आर्टरीज के अंदर आ जाएगी तो हार्ट वुड नॉट बी एबल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली. ठीक है. ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस. ओके जी. Let's move on to the next slide. Excretion of sodium. It is almost always excreted through kidneys. हमने पहले बात की थी less than 2%, which is very very minimal percentage, जो कि स्टूल में पास होती है until unless someone has a diarrhea. तो नॉर्मली क्या होता है, आपके आप जितना भी कंज्यूम सॉल्ट कर रहे हो, उसके अंदर सोडियम कर रहे हो, सारा का सारा आपकी किडनीज ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम. एक्सेसिव स्वेटिंग. अब ये आजकल गर्मियां चल रही हैं, यू गो ऑन एक्सरसाइज और कई दफा एक्सरसाइज ना भी करें, आपसे जस्ट एसी एनवायरनमेंट से, एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट से निकल के वैसे ही बाहर जाएं तो आपको काफी ज्यादा स्वेटिंग शुरू हो जाती है, राइट? ठीक है. तो दैट कैन लीड टू कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सोडियम लॉस फ्रॉम द बॉडी एज वेल. ठीक है. Reabsorption the kidneys is controlled by aldosterone. Aldosterone, would you like to tell me what sort of hormone कहाँ से निकलता है, कौन सा gland responsible है, कौन सी zone उसकी? अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले एल्डोस्टेरोन की. जी. एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से. वेरी नाइस. ओके जी. नेक्स्ट इज द टर्म हाइपोनेट्रीमिया. हाइपो मीन्स लो, नेट्रीमिया सोडियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड. हमने नॉर्मल रेंज की बात की थी, दैट वाज 135 टू 145, एक नॉर्मल रेंज. और अगर एवरेज निकालें तो समवेयर अराउंड 140 142 ऐसा कुछ बनेगा मिली इक्वल्स पर लीटर. So hyponatremia is a state whenever your blood sodium level falls below 135 milliequals per liter. इसके कुछ causes हो सकते हैं. उनके अंदर एक डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, काफ़ी chronic diseases जो होती हैं which can affect your GI system और renal system, वो affect कर सकती हैं. ठीक है. Addison's disease हो सकती है. So what is Addison's disease? Have you heard about this disease? जी. शाहिद, मैं आपके आंसर, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं आपका आंसर पढ़ रहा हूँ. मैं इस स्लाइड को पहले खत्म करना, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ आपको. जी. एडिसन्स डिजीज से क्या आपके ज़हन में आता है? डार्कनिंग ऑफ द स्किन, वेरी वेरी गुड. एक वन ऑफ द फीचर है. होता क्या है? आई मीन द बेसिक रूट कॉज. शायद आई एम कमिंग बैक टू यू. मैं आपके आंसर कर रहा हूँ अभी इसके बाद. एड्रीनल इनसफिशिएंसी. वेरी गुड.
कॉर्टिसोलिज्म, ठीक है, उसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। जब एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपरली एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बना रहा, बाकी और हार्मोन्स भी नहीं बना रहा, तो क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन का काम होता है रीअब्सॉर्ब करना सोडियम को, ठीक है, इन द किडनीज, और जब वो नहीं प्रॉपरली बन पा रहा तो इट विल बी लॉस्ट फ्रॉम द यूरिन, थ्रू यूरिन फ्रॉम योर बॉडी। जी, ठीक है। ओवर हाइड्रेशन ऑल्सो कॉजेज हाइपोनेट्रीमिया। आप सॉल्ट बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे, पानी बहुत ज्यादा पीते जा रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्ट है दैट वुड बी लोअर्ड, डिक्रीज्ड, उसके कंसंट्रेशन डिक्रीज हो सकती है और हाइपोनेट्रीमिक स्टेट हो सकती है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेटरी फेलियर, ठीक है। ओके जी, कमिंग बैक टू शाहिद, शायद अभी क्लास ने इतने कर दिए हैं। ओके, आई हैव गॉट, ओके, योर क्वेश्चन वाज कि डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं medicines to dilute the blood, ठीक है। Is these medicines also have an effect on blood vessels or they dilute the blood? ओके, बेटा, इसमें ना काफ़ी ढेर सारी मेडिसिन यूज होती हैं। आई मीन डिपेंड्स ऑन आपका ब्लड प्रेशर कितना है। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल इन द बिगिनिंग अर्ली स्टेट के ऊपर कोई बंदा प्रेजेंट करता है ब्लड इंक्रीज ब्लड प्रेशर के साथ, उसको सबसे पहले तो डाइटरी एडवाइसेस दी जाती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का बताया जाता है, ठीक है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका ब्लड प्रेशर उसी से कंट्रोल हो जाए, ठीक है। सेकेंडली, देन देयर आर टू टर्म्स, रेट एंड रिदम, ठीक है। रेट इज व्हाट योर हार्ट कितने टाइम बीट कर रहा है, प्रॉपर पंपिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और रिदम इज लाइक वो कैसे पंप कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई एबनॉर्मल रिदम तो नहीं आ रहा, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तो नहीं अपना रोल प्ले कर रही, एवी नोड, एसए नोड और ये सारा सिलसिला। सो इन बाय कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, अब वो उसकी एज कितनी है, एज वो ज़्यादा ओल्ड एज के अंदर है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे होते, थिकनिंग ज़्यादा हो रही होती है ब्लड की, तो आप उसको डाइल्यूट करने के लिए एस्पिरिन इज द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग वो देते हैं। साथ में आपको पता है कि जी रिदम नहीं ठीक आ रहा, उसकी पल्स तो बड़ी शूट कर जाती है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाता है। फिर आपको मिक्सचर मिलते हैं, कई दफ़ा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, पल्स नॉर्मल होती है, ब्लड प्रेशर सिर्फ शूट हुआ होता है, फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही होती है। फिर कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो आई मीन देयर आर मल्टीपल मेडिसिन फ्रॉम बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस एंड ड्रग्स, ठीक है, जो जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, आर्ब्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। अब एस एंजाइम आपको पता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिस्टम ये किडनी के अंदर होता है, ठीक है ना, उसके अंदर से एक्सक्रीशन। फिर डायूरेटिक्स दी जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर सॉल्ट की रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा होता है, ठीक है, उनके अंदर डायूरेटिक्स दी जाती हैं, ठीक है। वो जब सॉल्ट ज़्यादा रुक रहा होता है बॉडी के अंदर, उसके साथ पानी भी ज़्यादा रुक रहा होता है, डीमा आ जाता है, हमने आगे स्लाइड्स में वैसे कवर करना है हाइपोनेट्रीमिया के साथ, तो उसके अंदर डायूरेटिक्स दे दी जाती हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ अ पर्सन, एंड इट कैन वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। किसी को हो सकता है एस्पिरिन की गोली काफ़ी है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने के लिए, सिर्फ जस्ट डाइल्यूट ब्लड करेंगे उसका और इट वुड बी फाइन, ठीक है। ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट करने वाली ड्रग्स नाइट्रेट्स कहलाते हैं, जो कि वेजोडाइलेशन करती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रेट्स यूज किए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ मेडिकेशंस फॉर ब्लड प्रेशर। तो ये पूरी एक स्टोरी है जो डिटेल में आप पढ़ेंगे फर्स्ट इन फार्माकोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद फिर आप आगे चल के मेडिसिन के अंदर बहुत डिटेल में हाइपरटेंशन कवर करेंगे। इस लेवल के ऊपर आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल ट्रीटमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, ठीक है। मैंने आपको इसको क्लासिफाई तो कर दिया सारी ड्रग्स को, और आपको थोड़ा एक शायद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी कि देयर आर डिफरेंट रोल्स ऑफ डिफरेंट ड्रग्स ऑन ब्लड प्रेशर, ऑन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करना होता है, जो ताकि फ्लो प्रॉपर रहे, वो नाइट्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। जो हार्ट के अंदर अगर आपने उसकी कोई रिदम को कंट्रोल करना है, सॉरी रेट को कंट्रोल करना है उसके, ठीक है, उसके लिए बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं।
खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन दी जाती है. सो देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो कि वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. उसकी उसकी क्या स्टेट है, उसकी आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन उसको प्रिस्क्राइब करना है. ठीक है, शायद. डिड आई सेटिस्फाई योर क्वेश्चन बाय माय आंसर? ओके. ओके जी. लेट्स मूव ऑन टू हाइपरनेट्रीमिया. हाइपोनेट्रीमिया से बिल्कुल ऑपोजिट होगा. हाइपरनेट्रीमिया दैट मींस इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सीरम सोडियम, ठीक है, जो कि नॉर्मल लिमिट है. दैट हमने शुरू में बात की थी 135 से 145. तो 145 से अगर ज्यादा हो जाएगा मिली इक्वल्स पर लीटर, तो दैट स्टेट वुड बी कॉल्ड एज हाइपरनेट्रीमिक स्टेट और हाइपरनेट्रीमिया इन शॉर्ट. सिम्टम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हमने पहले बात कर ली है. इट कॉजेज स्टिफनिंग ऑफ द वेसल्स, हार्ट पंपिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है, प्रॉपर पंप नहीं कर पाता, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, ठीक है. और ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है, ये भी हो सकता है. जाहिर है जब ये रिटेन होगा बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो आपकी किडनीज पानी भी रोक लेंगी, ठीक है. उसके साथ साथ पानी भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर. और जो आपके डिपेंडेंट पार्ट्स हैं, जिस तरह ये आपका एंकल रीजन होता है, ठीक है, इधर पिटिंग एडीमा या नॉन पिटिंग एडीमा, वो अलग, उसके फिर दोबारा कॉजेज हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, वो आप डिटेल में अगली क्लासेस में पढ़ोगे जाके. फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, ठीक है. ऐसे इसके लिए आपको बेसिकली डायरेटिक्स देनी पड़ती हैं इस सिचुएशन के अंदर, जो कि एक्सेस वाटर को भी रिमूव करती हैं और उसके साथ साथ जो सोडियम इकट्ठा हुआ होता है, सॉल्ट्स इकट्ठे हुए होते हैं, उनको भी बॉडी से रिमूव करती हैं थ्रू किडनीज. कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है. कुशिंग सिंड्रोम से पता है क्या होती है कुशिंग सिंड्रोम? व्हाट इज कुशिंग सिंड्रोम? हमने एडिसन्स डिजीज के बारे में तो देख लिया था. इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट थिंग. जी. एनी आइडिया अबाउट द कुशिंग सिंड्रोम? हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म बिफोर? Release too much ACTH. Okay, okay, all right. And अब अपने आप बहुत ज़्यादा ACTH की बात कर ली है, तो फिर I would like to ask you a question, मरियम से. What is the difference between Cushing disease and Cushing syndrome? जी. What is the difference between, sometimes it is written Cushing disease, sometimes it is written Cushing syndrome? क्या फ़र्क है दोनों में? जी. Okay, I tell you. बेसिकली कुशिंग सिंड्रोम इज अ ब्रॉडर टर्म. उसकी एक फॉर्म होती है कुशिंग डिजीज. कुशिंग डिजीज तब कहा जाता है जब कोई भी आपको पता है ना ACTH कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है. अगर कोई ऐसा ट्यूमर हो ब्रेन के अंदर, या कोई ऐसी पैथोलॉजी हो जो कि उस पिट्यूटरी ग्लैंड में से ACTH की रिलीज बहुत ज्यादा करे, तो ऑटोमेटिकली ACTH ने नीचे जाके क्या करना है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ना, ठीक है, उसने क्या करना है? नीचे जाके उसने जाके कॉर्टिसोल या बाकी एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करना है, उसको स्टिमुलेट करना है और हार्मोन्स को निकालना है. सही है. अगर कुशिंग सिंड्रोम इज अ ब्रॉडर टर्म, इट कैन बी ड्यू टू एज अ कॉन्सिक्वेंस टू कुशिंग डिजीज. जब सिम्टम्स आएंगे उसकी टिपिकल पिक्चर बनेगी, बॉडी साइन सिम्टम्स आना शुरू होंगे, तो उसको आप कुशिंग सिंड्रोम का नाम दे देंगे. अगर ये सिर्फ फाइंडिंग ही है बस, तो कुशिंग डिजीज है. और कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली एक और ज्यादा, क्योंकि हर बंदे में ट्यूमर नहीं होता, इट्स अ रेयर, वेरी वेरी रेयर चांस, ठीक है. लाखों में एक होगा या हजारों में एक होगा, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मुझे कोट करनी आएगी शायद अभी, ठीक है. मगर ये है कि मतलब ऑब्वियसली आई मीन हर किसी को तो नहीं पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता, ठीक है. मगर एक और बड़ी कॉमन चीज है, स्पेशली लिविंग इन दिस सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान के रीजन के अंदर रहते हुए, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन, इनजुडिशियस यूज इनफैक्ट बोलेंगे उसको, स्टेरॉइड्स का किया जाता है, ठीक है. आप कॉमन प्रैक्टिसेस में जाएं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग ये जो आपके सारे अताई हकीम होते हैं, ठीक है, ये और जो जितनी भी कैटेगरीज के लोग आपको मिलते हैं, ठीक है, जो जो इंसानी जिंदगियों के साथ डील कर रहे हैं, जो उनकी ट्रीटमेंट के अंदर, इसके अंदर बड़ा एक अजीब सा ट्रेंड है. देयर इज नो इंडिकेशन फॉर स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन, बट दे डू. स्टीरॉइड क्या करता है? बहुत ज़्यादा
रैपिडली उसके कोई 8-10 फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, पेन किलर का काम भी कर जाता है, ठीक है, वक्ती तौर के ऊपर जो है ना बंदे गिरे हुए बंदे को उठा देता है, ठीक है, या बूस्ट अप, एग्जैक्टली द राइट टर्म, ठीक है, बूस्ट कर देता है एकदम से, इट एक्ट्स एज अ मिरेकल, it's considered to be a miracle drug, ठीक है, just to gain fame or just to gain the patient confidence कि जी फलाना बड़ा अच्छा है, ठीक है, उसकी तो पहली डोज खा के बड़ा आराम आ जाता है, तो होता क्या है उस पहली डोज के अंदर स्टेरॉइड, और आई मीन कुछ कुछ इलनेसेस हैं जो क्रॉनिक होती हैं, फॉर एग्जांपल बोन ओल्ड एज में जाके बोन जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स, उनके अंदर तो इंडिकेटेड भी होता है, मगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन में जब तक खाते रहते हैं दर्द नहीं होती, जब छोड़ते हैं तो दर्द शुरू हो जाती है, उसके अंदर ये कंडीशन कुशिंग सिंड्रोम की डेवलप हो सकती है, ठीक है, उसके अंदर ये कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, तो आप उसको ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम कर सकते हैं अदर देन एनी अदर पैथोलॉजी सच एज ट्यूमर और एनी अदर पैथोलॉजी, ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिसोन, एसीटीएच और सेक्स हार्मोन्स, ये अगर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दी जाए, एक खास लिमिट में दी जाए, तो कुशिंग सिंड्रोम नहीं होगा, मगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे अरसे के लिए दी जाए, ठीक है, तो इट कैन रिजल्ट इन कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग डिजीज का पूछेगा कोई तो सिर्फ वो कहेंगे जी आप एसीटीएच की रिलीज बहुत ज्यादा हो गई है, अंडरस्टूड है कि उसके बाद उसने जाके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना ही करना है, तो अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं तो पिट्यूटरी ट्यूमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ एसीटीएच फ्रॉम द ब्रेन, दैट इज, अगर वो उसकी बात होती है तो सिर्फ अगर लिमिटेड टू ब्रेन, तो आप बात करेंगे कुशिंग डिजीज, और उसका आगे चल के कॉन्सिक्वेंस होता है कुशिंग सिंड्रोम। Loss of water from the body causing dehydration as it occurs in diabetes insipidus. Now, again, diabetes, what is diabetes insipidus? जी, do you have any idea about it? मुझे लगता है कि आपको इन इन चीज़ों का पता होना चाहिए rather than रट्टा लगाने के, ताकि आप बड़ा आराम से आंसर कर लो चीज़ों को। जी, have you have any idea about the diabetes insipidus? Very nice. Decrease in vasopressin. Vasopressin का दूसरा नाम क्या होता है? ADH. ओके, दो तरह की होती है, सेंट्रल होती है और नेफ्रोजेनिक होती है। सेंट्रल मींस ब्रेन के अंदर ADH की प्रॉब्लम हो रही है, ADH नहीं बन पा रहा, निकल नहीं पा रहा, और नेफ्रोजेनिक जो होती है ट्यूब्यूल्स, जो आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, ADH पहुंच तो जाता है वहां, मगर वो सेंसिटिव हो, उसको 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 प्रॉपर कह लो आप कि रिस्पॉन्स नहीं कर पाती रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, तो होता क्या है, ADH का फंक्शन इम्पेयर हो जाता है, ADH ने वाटर रीअब्सॉर्ब करवाना था, ADH जब प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा या वो एब्सेंट है, तो आपका पानी ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा बॉडी से, ठीक है, दैट कैन लीव मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन इन द बॉडी एंड रिजल्टिंग इन अ स्टेट ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, हॉस्पिटल्स के अंदर आप NaC हाइपरटोनिक सेलाइंस लगाते हैं डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, ठीक है, और नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, अगर आप एक्सपर्ट हैंड में है, नर्स इज एक्सपर्ट और डॉक्टर इज एक्सपर्ट जो कि रूटीनली कर रहा है, कभी कभार हो सकता है, मेडिकल नेग्लिजेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, उसके अंदर ये हो सकता है कि जी इन्फ्यूज कर दिया कुछ ऐसा सॉल्यूशन जो कि जिसके अंदर सोडियम सॉल्ट्स थे, और वो जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा कर दिया गया, तो दैट कैन लीड टू अ स्टेट कॉल्ड एज हाइपरनेट्रीमिया। तो ये दीज आर द फ्यू कॉजेज जो आपको याद रखने हैं, अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप हाइपरनेट्रीमिया की हेडिंग के अंदर कॉजेज या एटियोलॉजी इज द टर्म, ठीक है, एक टर्म होती है एटियोलॉजी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एटियोलॉजी तो उसमें परेशान नहीं होना, एटियोलॉजी सिंपली मीन्स कॉजेज। समवॉट यस, इंक्रीज थर्स्ट भी होगी, जाहिर है, पानी जो लॉस हो रहा है, इंक्रीज थर्स्ट होगी, इंक्रीज यूरिनेशन होगी। जी, ओके जी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बेबी या बॉय हैविंग अ कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आर्म्स भी देख सकते हैं, ठीक है, पैड्स ऑफ फैट नजर आ रहे हैं आपको। इनका एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स का, ट्रंकल ओबेसिटी, ठीक है, बैक के ऊपर काफी ज्यादा एक हम्प सा बना होता है, ठीक है,
ओके, एडिसन्स डिजीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं कुछ, ये आपने भी डिटेल में नहीं करनी है, अगले साल आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ोगे उसके अंदर डिटेल में आपको पढ़नी होंगी। ओके जी, एडीमा। इन एडीमा along with water sodium concentration in the body is also elevated. कॉजेज इसके प्रेगनेंसी हो सकती है, प्लेसेंटल एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है और लिवर फेलियर हो सकता है। ठीक है, जो आपके की ऑर्गन्स हैं 3 मेन, ठीक है, अगर उनका फेलियर हो जाए तो इट कैन लीड टू एडीमा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाययूरेटिक ड्रग्स इज द ट्रीटमेंट टू ट्रीट एडीमा दैट इंक्रीजेस यूरिनरी आउटपुट ऑफ वाटर along with सोडियम। ठीक है, इनकी भी डिफरेंट क्लासेस हैं, फार्माकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। डाययूरेटिक्स भी काफ़ी किस्म की होती हैं। ओके जी, नॉर्मल फुट के ऊपर नज़र मार लें, एंड फुट विद एडीमा। ठीक है, you can see the edematous या swollen up feet, swollen hands। ठीक है, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की बात अगर करें, एमसीक्यू आ सकता है आपको। नॉर्मल एडल्ट के लिए 1 से लेके 3.5 ग्राम्स पर डे इज रिकमेंडेड। इन्फेंट्स के लिए 0.1 से 0.5 ग्राम्स पर डे। चिल्ड्रन के अंदर 0.3 से 2.5 ग्राम्स पर डे। दीज आर recommended RDS, ठीक है, which are required daily requirements as far as sodium is concerned for normal adult, infant and children. G, any questions so far? Okay, मेरी आवाज आ रही है आपको? I just want to make sure कि आपको आवाज आ रही है सही। Okay, all right. So we move on to the next one. Okay जी, मामून ने क्वेश्चन किया है, इट्स समवट irrelevant to this topic, मगर I would like to answer that as well. एक मिनट। Sometimes doctor use the term thyroid level has raised when a person is having swollen joints or else. Yes, thyroid level is not raised. In fact, thyroid level would be decreased in that case. हाइपोथायराइडिज्म के अंदर फ्लॉपीनेस आ जाती है, स्वोलन आपके डिपेंडेंट पार्ट्स हो सकते हैं। आपको पता है थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ऑफ योर बॉडी, that is triiodothyronine and thyroxine, T3 and T4 in short. अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल थायराइड बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवली काम कर रहा है और उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, ड्यू टू एनी डिजीज, ड्यू टू एनी पैथोलॉजी, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन अफेक्टिंग द थायराइड ग्लैंड, तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दोज टू थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, यू विल लूज वेट। ठीक है, और ये एडीमा और अनीस में उसके अंदर आएगा। ठीक है, whenever it will be decreased, तो everything will be on a slow pace, हाइपोथायराइडिज्म के केस के अंदर। ठीक है, खास तौर पे बच्चों में, छोटे बच्चों में ये टर्म यूज होती है मिक्सडीमा की। ठीक है, जिसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा होता। ये जिस तरह कि मैंने अभी कुशिंग डिजीज का एक बच्चा दिखाया था ना, कुशिंग सिंड्रोम का, इसी से मिलता जुलता बच्चा नजर आएगा आपको अगर आप सर्च करो गूगल के ऊपर जाके। ठीक है, सो थायराइड, हाँ, एज अ मेन प्रोफाइल करवाया जाता है जी। प्रेगनेंसी इज द कॉज ऑफ एडीमा, रीजन बीइंग प्रेगनेंसी के अंदर आपका ऑल टुगेदर जो मदर होती है उसका मेटाबॉलिज्म सारा सारा ऑल्टर हो जाता है। ऑब्वियसली अगर लेमैन में बात करें तो बेसिकली शी इज डीलिंग विद अनदर लाइफ एज वेल, जो कि बड़ी हो रही होती है, और वो सारा सिलसिला बच्चे का बनने का अमल और ये सारा सिलसिला। फिर प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स अदर देन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, वेजोप्रेसिन रिलीज करता हो। ठीक है, देयर आर डिफरेंट थ्योरीज अबाउट दैट। ठीक है, तो इस वजह से प्रेगनेंसी के अंदर ये एडीमा कॉज हो सकता है।
ठीक है, ओके जी, लेट्स स्टार्ट द क्लोराइड। सो NaCl पूरा तो नमक को तो पूरा करें ना, ठीक है, आज के दिन में। ओके, ऑलराइट बेटा, मैं आई विल आंसर द क्वेश्चंस लेटर ऑन। डिफरेंस बिटवीन कुशिंग डिजीज मैं बताया तो है अभी आपको। कुशिंग डिजीज इज बेसिकली ड्यू टू सम ट्यूमर ऑन पैथोलॉजी अफेक्टिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज मोर एंड मोर ACTH, ठीक है। Whereas Cushing syndrome can be a consequence of Cushing disease whenever there are increased cortisol levels and the person presents with typical signs and symptoms जो कि representative होते हैं उस particular condition जिसको हम Cushing syndrome बोल रहे हैं। तो usually Cushing disease अगर किसी को है, जरूरी नहीं है उसको Cushing syndrome हो, ठीक है। और Cushing syndrome है तो जरूरी नहीं है वो Cushing disease की वजह से हो, ठीक है। Cushing disease can lead to Cushing syndrome later on, मगर Cushing syndrome की अदर causes भी हैं जो हमने पढ़े हैं। Again, this is not the topic for today. हम मिनरल्स पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रहे हैं, हम एंडोक्राइनोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जो टर्म्स आप पढ़ते जा रहे हो उसका मतलब क्या है, ठीक है। आई मीन हवा में नहीं तीर चलाना, ठीक है, थोड़ी सी नोआ होनी चाहिए। बाकी आप हर चीज़ 5 साल में पूरा करोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, पेशेंट्स भी देखोगे इंशाल्लाह। ओके जी, क्लोराइड। क्लोराइड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, एज वी ऑल नो। जब भी आप टेबल सॉल्ट में किसी भी बात करते हो तो NaCl इज यूजुअली द मोस्ट कॉमन टर्म, ठीक है, टू कम इन फ्रंट। आप इसको देखते हैं NaCl, जहाँ सोडियम वहाँ क्लोराइड है। हेंस द मेटाबॉलिज्म ऑफ क्लोराइड एंड सोडियम इंटीमेटली रिलेटेड, ठीक है। एक इनकी खास रिलेशनशिप होती है, इकट्ठे ही पाए जाते हैं हर जगह पे। Okay जी, sources: common salt as cooking medium, whole grains, leafy vegetables, eggs and milk. So almost the same sources जो कि सोडियम की हमने पढ़ी थी। Absorption is almost totally absorbed in GIT tract, just like sodium. Plasma chloride level normally 96 का फिगर भी लिखा होता है कई जगहों के ऊपर, ठीक है, तो इसको टैली कर लेना। मगर मैंने जो मोस्ट रिलायबल है वो लिखा है यहाँ, 97 से 107 मिली इक्वल्स पर लीटर, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल सीरम रेंज फॉर क्लोराइड। बिलो लेवल जाएगा तो क्या बोलेंगे? अगर इस 97 से नीचे चला जाता है क्लोराइड लेवल तो इसको ऐसी स्टेट को क्या बोलेंगे जी? हाइपोक्लोरीमिया। और अगर अबव नॉर्मल हो जाए, फॉर एग्जांपल 107 को एक्सीड कर जाए, हाइपर। ओके ओके। Excretion, there exists a parallel relationship between excretion of sodium and chloride. The renal threshold for chloride is above 110 milli equals per liter. अच्छा, जब ये टर्म आती है renal threshold की, क्या ज़हन में आपके आता है? What is meant by renal threshold? जी, renal threshold से क्या मुराद है? What is the definition of renal threshold? Maximum amount of what बेटा? Upper extent of normal level. इसके बाद क्या होगा? हमने पीछे तो 107 कही थी, तो रीनल थ्रेशोल्ड हमने 110 लिखी हुई है, तो ये तो ऑलरेडी उससे ज्यादा जी। ओके, रीनल थ्रेशोल्ड जब भी आपको टर्म सामने आती है तो आपके ज़हन में ये आ जाना चाहिए, जब ब्लड रीच करता है आपकी किडनी को, और जहाँ ये एक्सक्रीशन और ये सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ये सारे प्रोसेसेस होने जा रहे होते हैं, तो जो सेंस करती है किडनी वो उसका लेवल सेंस करती है। एक खास लेवल अगर ब्लड के अंदर हो तो तब तक उसको वो सिक्रीट आउट नहीं करती, ठीक है। अगर उससे एक्सीड कर जाए उस लेवल से, हाँ, रेस्ट ऑफ इट विल बी एक्सक्रीटेड। ये मैथ्स ने बिल्कुल सही बताया। अपर एक्सटेंट ऑफ नॉर्मल लेवल, जो किडनी को रीच कर रही है, जो ब्लड वहां सर्कुलेशन में जा रहा है, किडनी से फिल्टर हो रहा है, वहां जाके अगर इससे ऊपर अगर उसमें क्लोराइड आना शुरू होगी तो इट विल स्टार्ट एक्सक्रीटिंग आउट फ्रॉम द किडनी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रीनल थ्रेशोल्ड। ओके जी, बायोकेमिकल फंक्शंस: regulation of acid base equilibrium just like sodium, fluid balance, osmotic pressure, formation of HCl in the gastric juice, ठीक है। जो आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक HCl बनता है, गैस्ट्रिक जूस का पार्ट होता है, उसके अंदर उसका फॉर्मूला देखें तो HCl है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ salivary या salivary amylase,
ठीक है, इसकी एक्टिवेशन करवाता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट, इसके दो नाम है, एक हैमबर्गर शिफ्ट भी बोलते हैं इसको, और हैमबर्गर फिनोमेना भी बोलते हैं। ठीक है, होती क्या है, इट अकर्स इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जब भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की डिलीवरी होती है तो वो आपके सेल के अंदर एंटर होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आगे H2O के साथ बाइंड करके बाइकार्बोनेट बनाती है। ठीक है, H2CO3 आगे ब्रेक डाउन होती है उसकी HCO3 में और H में। अब उसने उस सेल को लीव करना है। अब जो लीव कर रहा होता है, इन एक्सचेंज फॉर दैट HCO3, क्लोराइड gains entry inside the cell. They cross the cell membrane of the red blood cells. This is called as chloride shift. ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ क्लोराइड एक्सचेंज होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। डिजीजेस वर्सेस क्लोराइड लेवल्स, हाइपरक्लोरेमीनिया की बात कर रहे हैं तो ड्यू टू डिहाइड्रेशन हो सकती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। हाइपोक्लोरीमिया की बात करेंगे तो ड्यू टू वॉमिटिंग, डायरिया, रेस्पिरेटरी एलार्जिस, एडिसन्स डिजीज एंड एक्सेसिव स्वेटिंग। तकरीबन वही कॉजेज हैं जो हमने सोडियम में कवर किए थे। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ NaCl इज अबाउट 5 to 10 grams. ठीक है, एडिक्वेट इनटेक ऑफ कॉमन सॉल्ट विल सेटिस्फाई द क्लोराइड रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। अगर आप रोजमर्रा के मील्स के अंदर खाने में अगर आप कॉमन सॉल्ट यूज कर रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सोर्स लेने की जरूरत नहीं है क्लोराइड के लिए। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? जी, वी आर डन विद क्लोराइड एज वेल। इसमें क्लोराइड शिफ्ट को जरा देख लीजिएगा। ठीक है, दिस इज समथिंग न्यू, जो कि बाकी फंक्शंस ऑलमोस्ट ऑलवेज वही वही हैं तकरीबन सोडियम के साथ साथ वाले। इनके इसके लेवल्स को देख लीजिएगा, एब्जॉर्प्शन भी वैसे होती है, सोर्सेज भी वही हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? जी, मैंने मैंने आई हैव डिस्प्लेड ऑलरेडी। आई न्यू यू विल आस्क फॉर इट। जी, एनी क्वेश्चंस? जी जी बेटा, प्लीज। जी शाहिद, बताएं क्या क्वेश्चन है? जी, रोल नंबर 141 देयर। ओके, here you go. Okay beta, can you rewrite it? So any other student, any confusion about this phenomena, chloride shift or hamburger shift? जी, or anything related to sodium or chloride or calcium or any other mineral we have covered so far? G, we discussed about that. What is your question? No, not at all. Not leading to diabetes insipidus.
Who said that? देखो, डायबिटीज इंसिपिडस इज अ सेपरेट एंटिटी. हमने बात की थी डायबिटीज इंसिपिडस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज सेंट्रल, द अदर वन इज नेफ्रोजेनिक. मेन इसमें क्या होता है, एडीएच की या तो रिलीज नहीं हो रही होती, या वो इफेक्टिव नहीं होता रीनल सिस्टम के ऊपर. एडीएच नहीं होगा तो क्या होगा? एडीएच का क्या काम होता है? जी अमैस, आप मुझे इधर टाइप करेंगे साथ साथ. जी, अगर एडीएच नहीं होगा डायबिटीज इंसिपिडस में तो क्या होगा? मोर एंड मोर वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी. लीविंग बिहाइंड. जी, वाटर इज लॉस्ट, लीविंग बिहाइंड मोर सोल्यूट. जो उसकी उसकी जो जो रेशो है दैट विल बी ऑल्टर्ड. तो हाइपरनेट्रीमिक स्टेट हो जाएगी ना. अब कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज आर द सेपरेट एंटिटीज. डायबिटीज इंसिपिडस इज अ सेपरेट एंटिटी. डू नॉट कंफ्यूज देम. ठीक है, आपस में उसको नथिंग लीड्स टू अनदर थिंग. दोनों डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन से हैं, दोनों की टियोलॉजी डिफरेंट है. इसको जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा. ठीक है, टाइम इज ऑलमोस्ट डन. इसको मैं दोबारा भी बता दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम पे, वो कोई इशू नहीं है. जी, इनिशियल 2 or 3 slides of sodium. Okay, okay, I do. जी, these slides you are talking about, when you're done, please write something here in the chat box so that I move. Absorption you're talking about? Okay, I have displayed it. Any other questions? Any other questions? So we end up the lecture. ओके, अब इसको जाके पढ़ लेना. जितनी चीजें हमने अभी तक की हैं इसको साथ साथ करते जाओगे तो इट वुड बी इजियर फॉर यू विद द एंड. और वी विल डेफिनेटली मीट टुमारो विद न्यू टॉपिक. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.